हाय एवरीवन, मेरा नाम है तनिषा शेखावत और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आज पहला सेशन है आपका। और इस पहले सेशन में हम अबाउट 50 क्वेश्चंस कर लेंगे। 50 क्वेश्चंस से आपको क्या हेल्प मिलेगी? अगले 20 दिन तक ऐसे ही 50-50 करते जाएंगे, 1000+ क्वेश्चन हो जाएंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब देर इज अ हाई चांस कि इसमें से आपके नीट 2026 के पेपर में क्वेश्चन आए। तो आप 320+ अच्छे से टारगेट कर पाएंगे अगर आप ढंग से इन सब कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर ले। एक अच्छा खासा आपका रिवीजन भी इससे हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव रिकॉल की मदद से आप टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे तो अच्छा खासा रिटेंशन भी होगा। ठीक है? तो इसके अलावा आप ये वाला जो है टेलीग्राम, उसको कर लेना ज्वाइन, क्योंकि आज का पीडीएफ प्लस नेक्स्ट 20 डेज तक जो रोज सेशन मिलेंगे 50-50 क्वेश्चन के, उनका पीडीएफ और भी बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा लाइक शेयर कर देना इस वाले वीडियो को, कमेंट करके मुझे बता देना और क्या चाहिए आपको, एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि आपको हर एक सेशन का पता लग जाए कि कब अपलोड हो रहा है। तो उसी के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है ये, और एक एनसीईआरटी लाइन से सीधा क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर लैक ओपेरॉन के बारे में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं जल्दी से लैक ओपेरॉन के बारे में आपको बता देती हूँ। बहुत जल्दी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ताकि हम जल्दी से 50 कर पाएं। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक आई जीन, आई साइट आ जाती है। ठीक है? उसके अलावा आ जाता है आपका एक प्रमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन, एंड जीन्स जो है जी, वाई एंड ए। ठीक है? ये कोड करेंगे एक सिंगल एमआरएनए को। आई कोड करेगा एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल को, एंड ये जब रिप्रेसर मॉलिक्यूल जाकर ऑपरेटर साइट पे बैठ जाएगा, तब ये लैक ओपेरॉन हो जाएगा बंद। ठीक है? यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, जब इस रिप्रेसर पे एक इंड्यूसर बाइंड कर जाएगा एलो लैक्टोज, तब ये ऐसा नहीं कर पाएगा। प्रमोटर पर ट्रांसक्रिप्टेज का जो एंजाइम है वो आ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। अब जल्दी से हम सारी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। द रिप्रेसर इज कोडेड बाय आईजी, बिल्कुल सही बात है। एलो लैक्टोज एक्ट्स लाइक इंड्यूसर, बिल्कुल सही बात है। ये जब यहाँ पर आकर बाइंड करके रिप्रेसर को इनहिबिट कर दे रहा है, तो तभी तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये एक इंड्यूसर कहलाया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, मतलब लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज नहीं है तो हमें जरूरत ही नहीं है इस लैकोपेरोन को ऑन रखने की, क्योंकि जो ये केमिकल्स सिंथेसाइज होंगे एमआरएनए से, उनको लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है सेल के अंदर। तो जब एब्सेंस ऑफ लैक्टोज का है, तब हमें बंद करना है लैकोपेरोन को, मतलब रिप्रेसर काम आएगा। बट ये कहाँ बाइंड करेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये बाइंड प्रोमोटर पे नहीं करता है, ऑपरेटर रीजन पे करता है। प्रोमोटर पे तो एंजाइम आता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। द स्ट्रक्चरल जीन, तो इस हिसाब से ये हो गया गलत। द स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA आर ट्रांसक्राइब्ड एज अ सिंगल एमआरएनए, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ सेल अंडरगोज मियोसिस ड्यूरिंग व्हिच स्टेज डज द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स पर सेल बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर सेल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए डिफरेंट होता कब है। तो वो होता है आपके ग्रोथ फेजेस के बाद। ग्रोथ फेज के बाद क्या हो जाता है? रेप्लिकेशन हो जाती है पूरी। रेप्लिकेशन से क्या होता है मैम? रेप्लिकेशन से आपके डीएनए की बन जाती है कॉपी। कॉपी बन जाती है तो मतलब डीएनए डबल हो जाता है इन कंपैरिजन टू क्रोमोसोमल नंबर। ओके? तो अब जब मेटाफेज पे हमारे क्रोमोसोम्स मियोसिस 1 के टाइम पे अरेंज होते हैं, तो वो एज होमोलोगस पेयर अरेंज होते हैं। और जब उनको स्पिंडल फाइबर अलग अलग करके लेके जाता है दो डिफरेंट सेल्स के अंदर, तो वो एज होमोलोगस क्रोमोसोम ही जाते हैं। तो यहाँ पर क्रोमेटिड तो अलग हुआ ही नहीं। मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम है एक और डीएनए हो गया डबल। तो यहाँ तो इक्वल नहीं हुआ आफ्टर मियोसिस 1। अब मियोसिस 2 की बात कर लेते हैं। मियोसिस 2 में क्या होगा? मियोसिस 2 में अब मेटाफेज प्लेट पे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर नहीं, सिंगल क्रोमोसोम विद देयर क्रोमेटिड ही अरेंज होगा। एंड पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ एनाफेज, जो सेपरेशन फेज है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करके लेके जाएंगे। तो अब हमारी डॉटर सेल्स के अंदर एक-एक क्रोमेटिड आ पाएगा। एक क्रोमेटिड यहाँ, एक क्रोमेटिड यहाँ, एक क्रोमेटिड यहाँ, एक क्रोमेटिड यहाँ। मतलब अगर यहाँ पर क्रोमोसोम 2 है, तो डीएनए भी कितना है? डीएनए भी 2 ही है। तो यहाँ हो गया इक्वल-इक्वल। किसके बाद? एनाफेज के बाद। कौन सा एनाफेज के बाद? सेकंड मेयोसिस के एनाफेज के बाद। टेलोफेज वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब उतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, क्रोमोसोम का कोई लेना-देना नहीं है। तो आंसर बेटा क्या हो गया? आंसर हो गया एनाफेज 2 बी। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन आर करेक्ट? ओके, स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर हैं। रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव, सबसे पहले बात बिल्कुल सही है, राइट? यहाँ पर हम बता देते हैं। ये अगर आपका डीएनए है पेरेंट, तो इससे जब दो डॉटर बनेंगी, तो एक एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का ही आएगा, एक एक स्ट्रैंड नया बनेगा, राइट? तो डीएनए का जो पेरेंट डीएनए है, वो सेमी कंजर्व, यानी आधा आधा तो आ रहा है ना। पेरेंट अभी भी आधा आधा तो प्रेजेंट है, तो कंप्लीटली कंजर्व नहीं हो रहा है, सेमी कंजर्व हो रहा है डॉटर्स के अंदर।
तो ये बात बिल्कुल सही है। डीएनए पॉलीमरेज़ कैन सिंथेसाइज़ इन बोथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब इसमें हो गई थोड़ी-सी गड़बड़, तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। जब हम डीएनए स्ट्रैंड की बात करें, तो एक होता है हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम, मतलब उल्टा होता है लोअर स्ट्रैंड, अपर स्ट्रैंड के। अब जब हम रेप्लिकेशन की बात करें, तो रेप्लिकेशन कैसे हो रहा होता है? रेप्लिकेशन लोअर स्ट्रैंड का हो रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर है 5 प्राइम और यहाँ पर है इसका 1 सेकंड, क्या हो रहा है? यहाँ पर है इसका 3 प्राइम, राइट? तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं और ये कंटीन्यूअस ग्रो करता है। आराम से यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेज़ एंजाइम आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज़ सॉरी, और वो इसका रेप्लिकेशन कंटीन्यूअस स्ट्रैंड की तरह करा देगा। प्रॉब्लम आती है लोअर स्ट्रैंड के साथ, जिसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पे दिक्कत ये आती है कि जो फ़ॉर्क है यहाँ पर तो डीएनए पूरा हमारा अभी भी हेलिक्स में ही प्रेज़ेंट है। तो 4 कभी पूरा खुला नहीं है, तो हम दूसरी तरफ से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, स्टार्ट हमें इसी तरफ से करना पड़ेगा। और हमारा जो पॉलीमरेज़ एंजाइम है, वो हमेशा जो 3 प्राइम पे फ्री ओएच है, उसी पे ही न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स ऐड कर सकता है। ओके? 5 प्राइम पे ऐड नहीं होते, ओएच पे ही, 3 प्राइम ओएच पे ही ऐड होता है। तो उस वजह से इसको ज़रूरत होती है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनाने की। 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड। ऐसे कुछ प्राइमर्स ऐड होंगे और इन प्राइमर्स पे फ्री ओएच फ्री ओएच और फ्री ओएच होगा और अब डीएनए इस डायरेक्शन में यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही रेप्लिकेट होगा। ओके? तो प्राइमर यहाँ पे भी ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो आपको डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम के बारे में 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये हवा में बेस पेयर्स ऐड नहीं करेगा, इस वजह से प्राइमर्स की ज़रूरत होती है। आरएनए का प्राइमर होता है वो, प्राइमेज़ ऐड करता है उसको। और लीडिंग स्ट्रैंड में कंटीन्यूअस 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाती है रेप्लिकेशन। लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स नाम की चीज़ बन जाती है, क्योंकि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की नाम की चीज़ बन जाती है, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही आपकी रेप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, जल्दी से देख लेते हैं। आरएनए प्राइमर इज़ नीडेड टू इनिशिएट रेप्लिकेशन, बात बिल्कुल सही है, राइट? ये वाली बात बिल्कुल गलत थी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम सही है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम गलत है। ओके? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड, ये बात भी गलत हो गई, लैगिंग पे बनते हैं, लैगिंग पे। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर आ गया ए, 1 एंड 3 ओनली आर द करेक्ट वन्स। ओके? अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पर आपका पहले है डोमिनेंट होमोज़ाइगस, फिर है आपका डोमिनेंट रिसेसिव। F2 ऑफस्प्रिंग का हेटेरोज़ाइगस दोनों के लिए, दोनों ट्रेट के लिए क्या आपकी प्रोबेबिलिटी होगी? तो उसके लिए हम सबसे पहले F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं। F1 जनरेशन ऑब्वियसली कंप्लीटली हेटेरोज़ाइगस होगा, यानी कि ए, बी, बी, राइट? अब आप 16 बॉक्सेस का पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं। उससे आपको 16 आपके जो प्रोजनी बन सकती है, वो आपको मिल जाएगी और उसमें से आप कंप्लीटली जो हेटेरोज़ाइगस है, दोनों ट्रेट के लिए, ए के लिए और बी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, तो मैं आपको ईज़ी ट्रिक बताती हूँ। जब हम मोनो हाइब्रिड की बात करते हैं, 1 सेकंड गाइस, मोनो हाइब्रिड की बात करते हैं, यानी हम सिर्फ ए लेते हैं फिलहाल। ए इंटू ए, ये F1 जनरेशन को हम करवा रहे हैं क्रॉस, ताकि F2 जनरेशन हमें मिल सके। F2 जनरेशन क्या मिल जाएगी मोनो हाइब्रिड में आपको यहाँ पर? इसको हम इससे और इससे और इसको हम इससे और इससे क्रॉस कर रहे हैं, राइट? ए ए ए ए ए ए एंड ए। अब हम यहाँ पर जल्दी से हेटेरोजाइगस देखते हैं। हेटेरोजाइगस हो गए आपके बीच वाले 2, राइट? ये दोनों हैं होमोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस की प्रोबेबिलिटी क्या आई? 2/4। इन सिंपल लैंग्वेज 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट? सेम हम दूसरे के लिए यानी बीबी के लिए कर लेंगे और बीबी के लिए जब करेंगे तब वो भी 1/2 आ जाएगा। यानी कि 2 मोनो हाइब्रिड में 1/2 आता है। अब हमें एक डाई हाइब्रिड जब बनाना है, तो हम 2 मोनो हाइब्रिड को कर सकते हैं बेटा मल्टीप्लाई, यानी 1/2 की हम ले सकते हैं यहाँ पर होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा बेटा 1/4। ठीक है? तो 1/4 आपका आंसर हो सकता है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इस ऑप्शन की जगह कुछ और होना चाहिए था। लेट्स से कुछ भी लिख दो 1/8, ठीक है? यहाँ पर 4/16 हमें क्यों सही लेना है? क्योंकि 4/16 को जब हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो वो 1/2 ही आता है। तो सॉरी ये 1/4 ही आता है, राइट? एंड 16 ट्रेड्स बनने थे, राइट? 16 बॉक्सेस बनने थे। तो ये वाला हो गया हमारा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। द सेंट्रल डोग्मा वाज़ ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, इट वाज़ नॉट इंक्लूडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? डीएनए टू डीएनए था उसमें, हाँ जी, बिल्कुल था। डीएनए से डीएनए था। उसके अलावा क्या था? डीएनए से आरएनए था, आरएनए से प्रोटीन था। क्या आरएनए से डीएनए था? बिल्कुल भी नहीं। जो सेंट्रल डोग्मा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसा कुछ भी मेंशन नहीं था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाद में दिया था टेमिन ने, ओके? टेमिन एंड बाल्टीमोर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
RNA to DNA was not present in the central dogma given by Francis Crick. Moving to the next one. Assertion reason type का क्वेश्चन आ गया है. In codominance, both alleles express themselves fully in the heterozygote. बिल्कुल बात सही है, राइट? अगर हम बात करें आपके ए बी ब्लड की, तो यहाँ पर क्या है, आपके अलील्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट है. अब इनमें कोई भी डोमिनेंट कोई भी रिसेसिव नहीं है, दोनों खुद को फुल्ली एक्सप्रेस करके ए बी ब्लड ग्रुप दे देते हैं, राइट? अब ये हो गया कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल. बट क्या ये कोडोमिनेंस का एक एक्सप्लेनेशन है? क्या ये उसका लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं. तो अगर हम कोडोमिनेंस की बात करें तो असर्शन एक स्टेटमेंट सही है, ए बी ब्लड ग्रुप उसका एक एग्जाम्पल है. बट जब भी रीजन में एक एग्जाम्पल दिया हो, तो आप लिख लेना कि रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा. आपका रीज़न के अंदर हमेशा एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए या फिर लॉजिक बिहाइंड द असर्शन होना चाहिए. एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा. ओके, तो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए. इट इज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. इट इज नॉट टेलिंग कि कोडोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर्स, सॉरी, दोनों अनिल खुद को एक्सप्रेस क्यों कर पाते हैं. तो इस वजह से आंसर हो गया आपका बी. मूविंग ऑन टू द सेवेंथ वन. पीसीआर यूजेस a tag polymerase instead of normal DNA polymerase primarily because. क्यों यूज करते हैं हम टैग पॉलीमरेज को? थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक आपके थर्मल स्प्रिंग में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से ये पाया जाता है, जो एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, मतलब हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, राइट? तो अगर हम बात करें आपकी पीसीआर की, पीसीआर में एक हाई टेम्परेचर यूज करके हम डीनेचर करते हैं डीएनए को. 95 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चला जाता है. फिर हम करते हैं प्राइमर की अनीलिंग एट अबाउट 65 डिग्री के टेम्परेचर पे, 65 डिग्री सेल्सियस. फिर आपके आती है इलोंगेशन 72 डिग्री सेल्सियस पे. तो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई टेम्परेचर है. ऐसे हाई टेम्परेचर में हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. मतलब हमारे सारे एंजाइम्स का ऑप्टिमम एक्टिविटी भी 37 डिग्री सेल्सियस पे होगा. तो हमारा पॉलीमरेज तो हम यूज नहीं कर सकते हैं इलोंगेशन फेज के लिए. तो इलोंगेशन फेज में किसका पॉलीमरेज लें हम? उस एंजाइम, सॉरी, उस ऑर्गेनिज्म का पॉलीमरेज एंजाइम लिया जाएगा जो कि नॉर्मली भी एक हाई टेम्परेचर पर रहता हो, ताकि उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम्स एक्टिविटी इतनी ही हाई रहे. तो वो है आपका टैग पॉलीमरेज, जो कि आपको थर्मस एक्वेटिकस नाम के एस थर्मोफिलिक बैक्टीरियम से मिला है, जो कि 94 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे अच्छे से काम करेगा. हमारा नहीं करेगा, हमारा डीनेचर कर जाएगा, यानी प्रोटीन खुल जाएगा, पूरा काम करने लायक ही नहीं बचेगा. तो इट कैन विदस्टैंड हाई डीनेचरेशन टेम्परेचर. हाई डीनेचरेशन टेम्परेचर मतलब जब 94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रॉस हो जाएगा, तब जाकर ये डीनेचर होगा, उससे पहले नहीं. हमें तो 72 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारी इलोंगेशन कर लेनी है, काम चल जाएगा. Next up, the juxtaglomerular apparatus JGA secretes which hormone in response to the low blood pressure. तो जब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो इसको नॉर्मल लाने के लिए कुछ बॉडी हमारी रेगुलेशन दिखाती है, राइट? और जीजीए कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, राइट? तो जीजीए यहाँ पर एक्टिवेट करता है आपकी रास पाथवे, रेनिन एंजियोटेंसिन, वन सेकेंड गाइस, एल्डोस्टेरोन पाथवे. यानी कि जेजीए से रेनिन सिक्रीट होगा. रेनिन फिर एंजियोटेंसिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है पहले, उसको एक्टिवेट करवाएगा. एंजियोटेंसिनोजन पड़ा रहता है, उसको एंजियोटेंसिन बनाना पड़ता है. एंजियोटेंसिन 2 बनता है. फिर एल्डोस्टेरोन आता है. एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड है आपका, आपके डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है मिनरल्स की एंड वाटर की. जैसे ही वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया ब्लड में, वाटर एंड मिनरल्स का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, मतलब हार्मोन अगर है एल्डोस्टेरोन तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा डीसीटी पे. तो इससे क्या हो गया? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज. तो ये है आपका रास पाथवे. तो यहाँ पर जेजी ने क्या रिलीज किया? रेनिन. एंजियोटेंसिनोजन आपका लिवर के फैक्टर्स होते हैं ब्लड के अंदर. एल्डोस्टेरोन कहाँ से आता है? आपके कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड से आता है. ओके, अगर हम बात करें एडीएच, ये आपका वेसोप्रेसिन जो कि रिलीज होता है आपके आपका हाइपोथैलेमस बनाता है, पिट्यूटरी रिलीज करता है. उसके अलावा रेनिन हो गया करेक्ट आंसर. एरिथ्रोपोइटिन का ब्लड प्रेशर से लेना देना नहीं है, ये एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी फॉर्मेशन कराता है. करेक्ट आंसर सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. व्हिच एंजाइम आर करेक्टली मैच्ड विद देयर सबस्ट्रेट? जल्दी से देख लेते हैं. पेप्सिन प्रोटीन से, सही बात है, पेप्सिन आपके स्टमक में रिलीज होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए. लाइपेज आपके इंटेस्टाइन्स में फैट्स को तोड़ता है. उसके बाद आ गया अमाइलेज सेलुलोज. अब यहाँ पर आ गई थोड़ी सी दिक्कत, मैं समझाती हूँ क्यों. अमाइलेज बेसिकली आपका बेटा मेनली काम करता है स्टार्च पे, राइट? कैसे याद रखेंगे? स्टार्च आपका अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन से बनता है, राइट? यस. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सेलुलोज, सेलुलोज को तोड़ता है सेलुलेज.
और सेलुलोज़ तो हमारी बॉडी में होता भी नहीं है। तभी हम सेलुलोज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके? तो अमाइलेज़ किसको करता है? स्टार्च को, सेलुलोज़ को नहीं। तो जल्दी से देख लेते हैं व्हिच एंजाइम्स आर करेक्टली। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन ये भी बात सही है, इंटेस्टाइन्स में होता है ऐसा। तो इस हिसाब से ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट, बाकी तीनों सही हैं। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द 10th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल व्हिच इवेंट अकर साइमल्टेनियसली विद लब साउंड। लब साउंड बेटा कब आती है? लब साउंड आपकी जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्लोज होती हैं, इनकी क्लोजिंग पर लब साउंड आएगा। ओके? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्लोज़र ऑफ वॉल्स होना चाहिए। कौन-सी वॉल? अब ये ध्यान देना है आपको। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड टेढ़ा हो रहा है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड है आपकी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। माय गॉड! एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। सेमील्यूनर आपकी आर्टरीज एंड वेन्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा इनकरेक्ट। क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। 10th क्वेश्चन भी इसी के साथ हो गया है। उसके बाद आ गया ह्यूमन फिजियो से हमारा ड्रग ब्लॉक्स एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज में बता देती हूँ सबसे पहले क्या होता है। तो हम यहाँ पर आपका एक साइनैप्स बना रहे हैं। ये है नर्व एंडिंग, ये है डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो ये साइनैप्स है, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज आपको मिलेगा। इस एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का काम क्या है? एसिटाइल कोलिन को तोड़ना। एसिटाइल कोलिन क्यों तोड़ना है मैम? क्योंकि आपको याद होगा एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रेज़ेंट होगा हमारे साइनैप्स पे, तब नर्व नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही होंगी। बट हमें कॉन्स्टेंटली तो न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट नहीं करते रहना है ना। तो एक बार जब नर्व इम्पल्स आनी बंद हो गई है, हमें जल्दी से साइनैप्स से एसिटाइल कोलिन को हटाना है। कैसे हटाएंगे? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो अब यहाँ पर ये बोला गया है कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज तो ब्लॉक हो गया है। अब ब्लॉक हो गया तो क्या जाएगा? इसके ब्लॉक होने से एक सस्टेन्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका ये बात कर रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। वेट, साइनैप्स की बात नहीं हो रही, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात हो रही है। साइनैप्स पे भी सेम फंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी सेम काम होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? जहाँ पर एक नर्व एंडिंग और आपका मसल इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिसेप्टर होगा एसिटाइल कोलिन का, उस रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन, तब इस मसल में हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर एसिटाइल कोलिन कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है क्योंकि उसको तोड़ने वाला एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज ही ब्लॉक्ड है, तो कॉन्स्टेंटली मसल कॉन्ट्रैक्शन हुए जा रही है, यानी कि सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। 11वां क्वेश्चन भी आपका हो गया, 12वीं पे हम आ गए हैं। व्हिच पेयर करेक्टली शो द हार्मोन एंड द कंडीशन कॉज्ड बाय इट्स एक्सेस। एक्सेस लिखा है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके? एडीएच, डायबिटीज इंसिपिडस, बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है इनके बीच में। 1 सेकंड। एडीएच की एब्सेंस में या फिर कमी की वजह से तब डायबिटीज इंसिपिडस होता है, एक्सेस की वजह से नहीं। ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस की वजह से अडल्ट के अंदर एक्रोमेगाली, ये बात बिल्कुल सही है, राइट? डिफॉर्मेशन ऑफ फेस, राइट? अर्ली डेथ, ये थे आपके एक्रोमेगाली के सिम्टम्स या फिर जो हो सकता था एक्रोमेगाली की वजह से। और एक्रोमेगाली क्यों हो रहा था? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही किया जा रहा था अडल्ट फेज में ज्यादा। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट स्टेज। थायरोक्सिन अगर कम है, हाइपो यानी कि कम है इन प्रेग्नेंट वुमेन, तब बेबी के अंदर क्राइटेनिज्म होता है। तो एक्सेस की वजह से नहीं हो रहा है। इंसुलिन बेटा आपका खुद एक क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। तो अगर ये एक्सेस में हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा, हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होगा। हाइपरग्लाइसेमिया होता है ग्लाइकोजन की वजह से। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा जब अडल्ट में सिक्रीट होता है तब होती है एक्रोमेगाली। ओके? द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू राइट व्हेन। अब इसके लिए एक आपकी ट्रिक है, कैडेट ऑलवेज राइट। जो आपके कैडेट होते हैं वो हमेशा सही है ना? तो इसके लिए आपको मैं जल्दी से एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बना के दिखा देती हूँ। एक सिग्मोइड कर्व होता है, ये बात याद रखनी है। ये होता है एक सिग्मोइड कर्व। 1 सेकंड, राइट? अब इस सिग्मोइड कर्व में राइट शिफ्ट यानी कि इस तरफ शिफ्ट हो जाता है और लेफ्ट शिफ्ट भी होता है। राइट शिफ्ट कब होता है? राइट शिफ्ट होगा जब CaDET यानी कि PCO2, एसिडिटी, डीपीजी, जो कि आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन का एक बाय प्रोडक्ट है। उसके अलावा आपका ई से क्या था? ई से एक्सरसाइज, जब आप कर रहे हैं एक्सरसाइज एंड टेम्परेचर। जब ये सब ज़्यादा है, तब क्या होगा? तब होगा राइट शिफ्ट। यानी कि अ, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसको मुश्किल होगी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने में। उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी। इस वजह से ज़्यादा हीमोग्लोबिन, यहाँ पर हमारी क्या है? हीमोग्लोबिन
सैचुरेशन। यहाँ पर हमारा क्या है? ऑक्सीजन। यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उतने ही हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए जितना नॉर्मल वाले से हो रहा है, कम ऑक्सीजन के टाइम पे, ठीक है? तो यहाँ पर कैरेट राइट से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जल्दी से देख लेते हैं। PCO2 इंक्रीजेस। PCO2 जब हाई होगा तब राइट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे और हैच स्लैग पाथवे? C4 पाथवे मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। वहां पर क्या होता है? C4 पाथवे में आपका एक आती है CO2, राइट? फिर आता है आपका पेप, और फिर पेप कार्बोक्सिलेज, ओ माय गॉड, इसको बना देता है OAA यानी ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि एक 4 कार्बन प्रोडक्ट है। पेप एक 3 कार्बन प्रोडक्ट था, और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है आपके यहाँ, इसलिए इसको हम C4 पाथवे भी बोलते हैं। ओके, ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है आपकी मेसोफिल सेल्स के अंदर। अब इसको OAA को ले जाया जाएगा बंडल शीथ सेल्स में और फर्दर प्रोसेस कराया जाता है। ये कौन से प्लांट्स में होता है? मेज, शुगरकेन जैसे प्लांट्स में होता है। दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ C4 पाथवे जिनके अंदर होता है हैज़लिक पाथवे। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑक्सैलो एसीटेट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। कितने कार्बन का प्रोडक्ट है? 4 कार्बन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वन, 15th क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन C3 प्लांट्स बट नॉट इन C4 प्लांट्स। तो रिलेटेड ही है यहाँ पर। सबसे पहले होती है यहाँ पर मेसोफिल सेल्स, फिर यहाँ पर आएंगे हमारी बंडल शीट सेल, बंडल शीट एंड मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में क्या प्रोसेस होता है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपका ऑक्सैलो एसीटेट बनाया है। क्या कराई गई है यहाँ पर? CO2 यानी कार्बोक्सिलेशन करा दी गई है, कार्बन फिक्सेशन करा दी है, सॉरी। अब यहाँ पर बंडल शीट सेल्स में रूबिस्को अपना काम दिखाएगा। रूबिस्को में जो CO है दैट रिप्रेजेंट्स कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीडेज, यानी ये कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है और ऑक्सीडेशन भी करा सकता है। अब ज्यादा अगर ऑक्सीजन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन करवा देता है, एंड इन दैट केस एक बहुत ही ज्यादा वेस्टफुल प्रोसेस जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं वो हो जाता है, यानी एनर्जी बहुत कम बनती है। ऑन द अदर हैंड अगर CO2 ज्यादा है तब हमारा कार्बोक्सिलेशन ही होगा, एंड प्रॉपर जो हमारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो हो जाएगा, अच्छी खासी फूड वगैरह बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, रूबिस्को को हाई CO2 में अच्छे से काम ये करेगा। ऑन द अदर हैंड हाई ऑक्सीजन में ये फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस, हाई एनर्जी यूटिलाइज करके कुछ भी ना बनाने वाला, एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाला प्रोसेस ये करने लग जाएगा। तो इस वजह से हमारे जो C4 प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर CO2 की प्रोसेसिंग करा के यहाँ पर रूबिस्को के साथ उसकी प्रोसेसिंग फर्दर करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। उस वजह से CO2 का सैचुरेशन अच्छे से, रूबिस्को का CO2 सैचुरेशन अच्छे से करवा सकते हैं। रूबिस्को के पास बहुत सारी CO2 होगी अब इस पॉइंट पे, ठीक है? तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम, मिनिमम या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। चलो, तो C4 plants have a CO2 concentrating mechanism that saturates rubisco. That would be the correct answer. Option B, 15वां का। Okay, next one. 16th. Which statement about abscisic acid ABA are correct? अब मैं सबसे पहले abscisic acid के बारे में आपको एक चीज बता देती हूँ। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट भी बोल देते हैं। देखो ये स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि जब भी स्ट्रेस कंडीशन होती है प्लांट के लिए उसी टाइम एक्टिवेट होगा। ओके, तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या करेंगे हम? सबसे पहले सीड्स को जर्मिनेट नहीं कराएंगे, हम नेक्स्ट जनरेशन क्यों लेकर आए जब जो पिछली जनरेशन है वही स्ट्रगल कर रही है, राइट? तो अगर स्ट्रेस्ड कंडीशन है तो हमें सीड्स को डोरमेंट करना होगा, मतलब उनकी जर्मिनेशन को पॉज पे लाना पड़ेगा, और जब वापस से कंडीशन फेवरेबल होंगी तब हम उसको वापस से जनरेट करवा सकते हैं। तो प्रमोट सीड डोरमेंसी, करेक्ट बात है। प्रमोट्स स्टोमेटल ओपनिंग, दैट इज इनकरेक्ट। ये क्लोजिंग करवाता है स्टोमेटास की ताकि लॉस ना हो प्लांट का वाटर वगैरह का। ड्रॉट, विंटर कंडीशंस, जब ऑलरेडी वाटर कम है तब ये रिलीज होता है ताकि वाटर लॉस हम रोक सके, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ना हो पाए, तो स्टोमेटा बंद करवाएगा। कौन द स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके, फ्रूट राइपनिंग नहीं करवाता है, फ्रूट राइपनिंग आपकी इथाइलिन कराएगा, राइट? तो क्या क्या हो गया स्टेटमेंट्स जो करेक्ट हैं ABA के लिए? 1 इज करेक्ट एंड 3 इज करेक्ट, 1 एंड 3 ओनली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 17th पे हम आ गए। विच एलिमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? यहाँ पर थोड़ी सी गलती है बेटा, कंपोनेंट नहीं है वो क्लोरोफिल का, हम बोल सकते हैं एसोसिएटेड होता है क्लोरोफिल से, एसोसिएटेड इन द केस कि वो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होता है। इनडायरेक्टली कैसे मैम? क्योंकि वो क्लोरोफिल को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड क्लोरोफिल के सेंटर पे पाया जाता है आपका मैग्नीशियम, तो यहाँ पर आप सोचेंगे मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर, बट उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन के एंजाइम यानी कि नाइट्रोजनेज से कोई लेना देना नहीं है मैग्नीशियम का। किसका लेना देना है? आयरन का। आयरन दो काम करता है, एक तो ये क्लोरोफिल के
सिंथेसिस के टाइम पे इसका रोल होता है। तो इनडायरेक्ट एसोसिएशन है, कंपोनेंट नहीं है क्लोरोफिल का, तो ये थोड़ा-सा गलत है आंसर क्वेश्चन ही, ठीक है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा उसका कंपोनेंट है। तो आयरन वुड बी द करेक्ट आंसर 17th का। ओके, 18th ओके। 18th इज़ वर्नलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच फ्लावरिंग इज़ प्रमोटेड बाय। अब मैं वर्नलाइजेशन के बारे में आपको समझाती हूँ। कुछ होती है विंटर वैराइटीज़। विंटर वैराइटीज़ क्या है जो कि विंटर्स पास होने के बाद फ्लावर करेंगी। ओके? जैसे कि व्हीट, बार्ले, कैबेज भी आ जाता है इसमें। व्हीट, बार्ले, कैबेज एटसेट्रा। तो हमें इनको विंटर्स दिखानी पड़ती है आर्टिफिशियली ताकि ये क्या कर सके, फ्लावरिंग स्टार्ट कर सके, ताकि ये अपना प्रोडक्ट बनाना यानी कि हार्वेस्ट करना शुरू करें। तो यहाँ पर हमें इनको कोल्ड टेम्परेचर से ट्रीट करना पड़ता है, यानी आर्टिफिशियली विंटर दिखानी पड़ती है। उसके बाद एक बार जब हम कोल्ड से ट्रीट कर लें, वापस नॉर्मल टेम्परेचर आने पे इट वुड स्टार्ट फ्लावरिंग, और उसके बाद ऑब्वियसली पोलिनेशन हो जाएगा एंड फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर हम हार्वेस्ट हमारा ले सकते हैं। ओके? तो यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड ट्रीटमेंट इज द करेक्ट आंसर। जब हम कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तब वो फ्लावरिंग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट अप, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन? दिस इज सुपर इजी एंड बहुत बार आता है। इट इज एलएच सर्ज, राइट? एलएच जो है आपका लिटनाइजिंग हार्मोन, जब उसकी बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होती है तब क्या होता है, तब आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर एग को रिलीज कर देगा। एग के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte प्लस कुछ लेयर्स होती हैं जैसे कि जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच इवेंट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन बट बिफोर इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन? सबसे पहले क्लीवेज ऑफ जाइगोट, जो कि बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पर आपको जल्दी से दिखाती हूँ। अगर ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर एम्प्यूला में हो गया है जाइगोट का फॉर्मेशन, तो अब ये जाइगोट वेट नहीं करेगा यूट्रस में पहुंचकर फिर क्लीवेज करने का। ये ऑलरेडी यहाँ पर क्लीवेज करता करता फिर यूट्रस में पहुंचेगा एट अबाउट 8 to 16 सेल स्टेज, जिसको हम मोरुला भी बोलते हैं। तो मोरुला आपका इम्प्लांटेशन से पहले बन जाता है। यूट्रस में पहुंचने के बाद ये मोरुला अब और क्लीवेज करेगा एंड एक ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट नामक स्टेज बनाएगा, जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड अंदर कैविटी भी होती है, ब्लास्टोसील। तो यहाँ पर है ब्लास्टोसील, यहाँ पर आपके सेल्स हैं बहुत सारे। यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास भी सेपरेट सेपरेट हो जाता है, राइट? तो फिर अब ये ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला जो बन गया है, ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट, ये हो जाएगा इम्प्लांट। फंडस ऑफ द यूट्रस में ये यूजुअली इम्प्लांट होता है इन द एंडोमेट्रियम। तो ब्लास्टुला भी पहले बन गया, मोरुला भी पहले बन गया, क्लीवेज भी पहले हो गई। क्या नहीं बना अभी तक? अपॉन इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन के बाद ही जब ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर लेयर है, ये है ट्रोफोब्लास्ट, एंड जो एंडोमेट्रियम है मदर का, वो इंटरडिजिट होंगे, तभी क्या बनेगा बेटा? प्लेसेंटा बनेगा। यानी कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि प्लेसेंटा कब बनता है? आफ्टर इम्प्लांटेशन ही बनता है। तो जल्दी से देख लेते हैं। क्लीवेज ऑफ ज़ाइगोट हाँ पहले हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला पहले हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला भी पहले हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं होता है, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका 21वां क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स रिजल्ट्स इन व्हिच प्लॉइडी कॉम्बिनेशन? कौन सी प्लॉइडी कॉम्बिनेशन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, राइट? तो नीच बीच बीच में आपके होते हैं दो पोलर न्यूक्लियाई। दो पोलर न्यूक्लियाई के पास आकर एक मेल गैमीट फ्यूज करता है, जिससे 3n एंडोस्पर्म बनता है, राइट? एंड यहाँ पर आपके सिनर्जिड्स के साथ एक एग होता है। मैं आपको जो थोड़ा सा बता ही देती हूँ पूरा। यहाँ पर होंगे 3 एंटीपोडल, यहाँ पर होंगे आपके 2 सिनर्जिड्स, 1 एग, और बीचों-बीच होंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। दीज़ आर पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमीट इक्वल्स टू 3n एंडोस्पर्म। पेन भी बोलते हैं जिसको, पॉली एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जब ये सीड आपका जर्मिनेट करेगा। ऑन द अदर हैंड जब इस एग के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा, तब उससे क्या बनेगा आपका 2n स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट जो बनाएगा बाद में, राइट? सो यस, डिप्लॉयड एम्ब्रियो एंड हैप्लॉयड एंडोस्पर्म नहीं, डिप्लॉयड एम्ब्रियो एंड ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीआई और एसटीडी और वेरिनल डिजीजेस। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा हो सकते हैं कंफ्यूज, क्योंकि एक बैरियर टाइप का ही कॉन्ट्रासेप्टिव इस काम को करता है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स भी उससे मिल रहे हैं आपको एंड
दूसरी चीज़ ये एसटीडी से भी रुक रहा है, यानी कि जो मेल एंड फीमेल जेनिटल्स हैं, उनके बीच में कॉन्टैक्ट ये इनहिबिट कर रहा है। तो आप सोचेंगे सारे के सारे बैरियर इसके अंदर आ सकते हैं, नहीं। डायफ्राम जो सर्वाइकल कैप है, सर्वाइकल वॉल्ट है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ सर्विक्स को कवर करते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटलिया यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आएगी। तो बैरियर टाइप का ही होता है, बट स्पेसिफिकली कॉन्डोम्स, और वो भी कौन से? दोनों के दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों कॉन्डोम्स आपका दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स भी आपको उससे मिलेंगे एंड आपके एसटीडी से भी प्रिवेंशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23, अ कैरियर वुमन फॉर कलर ब्लाइंडनेस कैरीज अ कलर मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर्स विल बी कलर ब्लाइंड? तो जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वुमेन के अंदर जो मदर है उसके अंदर क्या अलील्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो हम बात कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर है उसके अंदर एक नॉर्मल जीन, क्योंकि वो कैरियर है, और उसके अंदर है एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन बी। मैरीज अ कलर ब्लाइंड एक्स, सॉरी मैं इसको एक्स कर देती हूँ, बिकॉज अच्छा याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस इज अ एक्स लिंक्ड दिस डिसऑर्डर, राइट? तो एक्स नॉर्मल एंड एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस, तो ये क्या बन गई? कैरियर मदर। कलर ब्लाइंड फादर, यानी कि फादर का जो इकलौता एक्स है, वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए है। दूसरा तो फादर के अंदर वाई होता है। अब हमें सिर्फ डॉटर की बात करनी है, तो हमें पूरा यहाँ पर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डॉटर्स निकाल लेते हैं। डॉटर्स क्या होंगी? एक्सएन एंड एक्सबी एंड एक्सबी एंड एक्सबी, राइट? इन दोनों को मैंने सिंपली बस क्रॉस कर दिया है इसके साथ, क्योंकि वाई के साथ क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं, उससे सन मिल जाएगा, डॉटर ही चाहिए हमें। तो या तो हमारे पास यहाँ पर एक कैरियर डॉटर हो सकती है, या फिर हमारे पास एक कलर ब्लाइंड डॉटर हो सकती है। तो कैरियर के भी यहाँ पर 1/2 यानी कि 50% चांस है, एंड कलर ब्लाइंड डॉटर के भी यहाँ पर 50% चांस है। तो आंसर जल्दी से देख लेते हैं। क्या पूछा गया? वो व्हाट परसेंटेज वुड बी कलर ब्लाइंड? 50%, राइट? सो 23 का हो गया 50% आंसर। द 10% एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम वाज गिवन बाय लिंडमैन। लिंडमैन के द्वारा किया दिया गया था। सिंपल है, कैसे याद करेंगे आप? कोई भी ट्रिक वगैरह यूज कर सकते हैं, बट हाँ, लिंडमैन ने ये 10% रूल दिया था। 10% रूल क्या है कि जब हमारा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता है, जो हायरकीज हमारी बनती हैं फूड वेब, फूड चेन वगैरह, तो उसमें एक लेवल से, यानी कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये है 10% रूल। 25, व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के सिलेक्टेड स्पीशीज? के सिलेक्टेड स्पीशीज मैं बता देती हूँ एक ट्रिक जल्दी से आपको। के सिलेक्टेड स्पीशीज वो होंगी जिनमें किड्स कम होंगे, बट वेल केयर्ड होंगे। अब केयर्ड में क्या होता है? सी होता है, बट के सी ऑलमोस्ट केयर्ड, वेल केयर्ड होंगे। ऑन द अदर हैंड आर सिलेक्टेड में रैपिड रिप्रोडक्शन होगा। ओके जी, यानी कि वन सेकेंड, हाँ, के सिलेक्टेड वो स्पीशीज हैं जो कि कम बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, बट उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आर में बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि कंडीशंस ही वैसी हैं उनकी, ताकि एटलीस्ट कुछ सर्वाइव करें बच्चे। तो जल्दी से हम यहाँ पर हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। लो रिप्रोडक्टिव रेट होती है के सिलेक्टेड स्पीशीज में, बात सही है, कम बच्चे यानी लो रिप्रोडक्टिव रेट। लार्ज बॉडी साइज, बिल्कुल बात सही है, ह्यूमंस में होता है ये, एलिफेंट्स में होता है, राइट? तो लार्ज बॉडी साइज वाले यही यानी के सिलेक्टेड स्पीशीज कहलाते हैं। हाई आर वैल्यू, आर का मतलब है जो इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर रैपिड रिप्रोडक्शन है, वो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ रैपिड रिप्रोडक्शन, वो ऑब्वियसली हमारा के सिलेक्टेड स्पीशीज का कम होगा, हाई नहीं होगा। तो ये हो गया इनकरेक्ट। प्यूअर ऑफस्प्रिंग विद पेरेंटल केयर, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या क्या करेक्ट हो गया? 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 26 की बात कर लेते हैं। इन अ पिरामिड ऑफ एनर्जी, हमने पिरामिड बनाया है किसका? एनर्जी का। द बेस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, तो हम जल्दी से बात कर लेते हैं ये क्या है। देखिए, एनर्जी आती है हमारी सन से, है ना? अब सन से जो हमारी एनर्जी है उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम एक ही टाइप के हमारे ऑर्गेनिजम्स कर पाते हैं, जिनका नाम है प्रोड्यूसर्स, जो कि मोस्टली हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली प्लांट्स। अब वही सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में बन जाएगी। अब इसके बाद हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था, 10% रूल फॉलो होगा, यानी कि सोलर एनर्जी से जितनी केमिकल एनर्जी प्लांट्स प्रोड्यूसर्स बना पाए, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर पे जाएगा। फिर उसका सिर्फ और सिर्फ 10% नेक्स्ट लेवल, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर पर जा पाएगा। इस हिसाब से लीस्ट एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर की हो गई, फिर आया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर जिसकी थोड़ी ज्यादा है उससे, और प्रोड्यूसर्स की मैक्सिमम। तो बेस यानी कि पिरामिड जब हम बना रहे हैं तो बेस सबसे मोटा होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट
फिर आते हैं नेक्स्ट, तो ये होना चाहिए आपका प्रोड्यूसर, यानी बेस हमेशा कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर्स विद मैक्सिमम एनर्जी, ऑब्वियसली अगर एनर्जी का पिरामिड है तो हम बायोमास की बात क्यों करें? प्रोड्यूसर्स विद मैक्सिमम एनर्जी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात है यहाँ पर, रेवोल्यूशन चैप्टर से आ गया है। इन बिस्टन बेटुलेरिया इज द मोस्ट वाइडली साइटेड एग्जांपल ऑफ, तो हमें याद होना चाहिए बिस्टन बेटुलेरिया जो हमारे मोथ थे, जो कि ट्रीज के ऊपर बैठ रहे थे। अब दो टाइप के मोथ थे, वाइट विंग्ड एंड डार्क विंग्ड। अब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ था? व्हाइट कलर की लाइकन को ट्री के बार्क ने कवर कर रखा था, उसकी वजह से व्हाइट बैकग्राउंड था। व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अच्छे से कैमोफ्लेज हो रहे थे व्हाइट वाले मोथ, उस वजह से इनकी क्या थी? हाई पॉपुलेशन थी। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? अब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, राइट? इंडस्ट्री से जो स्मोक निकल रहा है उससे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पॉल्यूशन हो गया है। पॉल्यूशन की वजह से अब लाइकन ग्रो नहीं करेगा, यानी कि जो बार्क है उसका ओरिजिनल कलर रिवील हो गया है। ओरिजिनल बार्क आप लोगों ने देखी होगी बेटा, थोड़ा सा ना डार्किश कलर होता है, यानी कि अब हमारा कौन-सा वाला मोथ अच्छे से कैमोफ्लेज हो रहा होगा? डार्क वाला। तो अब इसकी पॉपुलेशन हाई हो जाएगी। हम कैमोफ्लेज वाले की पॉपुलेशन हाई क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो जो हमारे प्रेडेटर्स हैं, उससे अच्छे से स्पॉट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अच्छे से हाइड कर पा रहे हैं खुद को। ऑन द अदर हैंड जब व्हाइट बैकग्राउंड पे डार्क कलर का मोथ अच्छे से कॉन्ट्रास्ट देता हुआ दिखेगा, तो फटाफट आकर कोई भी बर्ड उसको खा जाएगा। तो उसकी पॉपुलेशन वहाँ पर हो गई कम। ऑन द अदर हैंड अब डार्क बैकग्राउंड पे जब व्हाइट वाला बहुत अच्छे से कॉन्ट्रास्टिंग कलर दिखेगा, तो अब इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी कम, क्योंकि इसको बर्ड्स आके जल्दी से खा लेंगे। तो ये थी आपकी नेचुरल सिलेक्शन। नेचर यहाँ पर सेलेक्ट कर रही है, जिसके पास वेल अडैप्टेड कैरेक्टर है, उसको सेलेक्ट कर रही है। अब वही अच्छे से रिप्रोड्यूस करेंगे और वही अपनी स्पीशीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द टर्म बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज कॉइन्ड बाय, तो ये भी अगेन एक साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मायर्स ने दिया था, नॉर्मन मायर्स ने। मायर्स मेक बायोडायवर्सिटी हॉट, ये वाले एग्जाम ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखो मेरी मेरी ट्रिक तो बहुत खराब होती है, अब आप खुद की ट्रिक यूज कर लीजिए। तो नॉर्मन मायर्स ने ये वाला पर्टिकुलर टर्म कॉइन किया था। ओके, 29 की हम बात कर लेते हैं। व्हिच कंट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, जहां पर हमारी ओजोन प्रेजेंट होती है उस वाली लेयर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जाके स्ट्रेटोस्फेयर में बना देता है क्लोराइड रेडिकल। रेडिकल बेटा होती है एक हाई रिएक्टिव स्पीशीज। हाईली रिएक्टिव स्पीशीज क्या करेगी? हाईली रिएक्टिव स्पीशीज ओजोन के साथ भी जाकर रिएक्ट कर देगी एंड ओजोन को भी तोड़ देगी, यानी डिप्लीशन ऑफ ओजोन करा देगी। तो जहां जहां बेटा रेडिकल बनेंगे वहां पर याद रख लेना ओजोन को हो जाएगी दिक्कत। तभी हम बोलते हैं ये जो CFC है, फ्रिज हमारे एसीज उनसे रिलीज होता है, तभी बोलते हैं कि इन फ्रिज और एसीज को थोड़ा सा कम यूज करना चाहिए। उसके बाद आती है मीथेन। अब आप सोच रहे होंगे C4 है, CH4 है, सॉरी, CH4 है, इससे तो क्या ही दिक्कत हो रही होगी। अब ये जाकर एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके वहां पर वाटर वेपर बना देता है एंड वाटर वेपर्स के साथ ये एक और चीज बना देता है, जो है हाइड्रोजन परऑक्साइलिक फ्री रेडिकल्स। अब ये अगेन ऑक्सीजन के सॉरी ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको करा देंगे डिप्लीट। नेक्स्ट आता है नाइट्रस ऑक्साइड, NO। ये अगेन NO रेडिकल्स बना देता है, फ्री रेडिकल वापस से आपका रिएक्ट करेगा ओज़ोन के साथ एंड करा देगा डिप्लीशन। तो ये तीनों तो करा रहे हैं डिप्लीशन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अदर हैंड CO2 सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका बेटा कोई भी रोल नहीं होता है ओज़ोन को हार्म करने में, बस टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट का बढ़ा रहा है बाय ट्रैपिंग द हाई टेम्परेचर, ओके, जाने नहीं देता ये हीट को बाहर। तो इस हिसाब से कौन-कौन हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1, 2 एंड 3, फोर्थ कंट्रीब्यूट यानी कि CO2 कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच गए हम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कट DNA एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस कॉल्ड, तो आपको याद होगा GAATTC, आपकी बुक का एग्जांपल है। नीचे वाले स्ट्रैंड पे भी आ जाएगा GATTC, राइट? ये है आपका ईगो R1 का रिकग्निशन साइट। अब मैंने आपको बताया होगा कि एक पैलिंड्रोम का मतलब इन टर्म ऑफ DNA ये है कि जब हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपर स्ट्रैंड को पढ़ रहे हैं, तो लोअर स्ट्रैंड को भी हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब पढ़ेंगे, तब वो सेम होना चाहिए, यानी GATTC ऑन दिस साइड एंड GATTC ऑन दिस साइड। यही हुआ एक पैलिंड्रोम इन DNA सीक्वेंस का मतलब। ऑन द अदर हैंड नॉर्मल जो हमारे इंग्लिश वाले पैलिंड्रोमिक वर्ड है, मलयालम, मैडम, ये सब पैलिंड्रोम्स हैं। ओके, तो पैलिंड्रोम आपको होपफुली समझ में आ गया हो। It reads same on the upper and lower strand from 5 prime to 3 prime। तो ये हो गई एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। याद रखना है सारे के सारे हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के रिकग्निशन साइट्स हैं, जिनको पहचान कर हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, वो पैलिंड्रोम्स हैं। ये किसका एग्जांपल है? ये है बेटा आपका इको R1 का।
E-carbon की साइट है ये। E-carbon की है, हाइम 2 E-carbon की है, राइट। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज़ क्लोनिंग वेक्टर्स? क्लोनिंग वेक्टर हम किसको यूज़ कर सकते हैं? क्लोनिंग वेक्टर मतलब कि जब हमें एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट के अंदर पहुँचाना है, राइट? उसको फिर वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट हाई अमाउंट में मिल सके। तो ये क्लोनिंग वेक्टर हो गया, व्हीकल की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लाज़मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ऐसा कुछ होगा, 1 सेकंड मैं यहाँ पर बना देती हूँ। दिखने में ऐसा कुछ होगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, एक बैक्टीरिया के उसके अलावा कुछ यहाँ पर डीएनए प्रेज़ेंट होगा। डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर होगा एंड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होगा। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग से क्या होगा? इसके अंदर एक ओराई होगी जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करवाने के काबिल है। मतलब कि यहाँ पर आकर आपके एंजाइम्स बाइंड कर जाएँगे एंड रेप्लिकेशन हो सकता है इसका। अब इमेजिन रेप्लिकेशन ही अगर हमारे किसी जीन का ना हो पाए तो क्या फ़ायदा? हम उसको मल्टीपल कॉपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि रेप्लिकेशन ही तो कॉपीज़ बनाता है। तो ये ज़रूरी है, ये एक ज़रूरी प्रॉपर्टी है किसी भी क्लोनिंग वेक्टर का। तो प्लाज़मिड एक अच्छा खासा क्लोनिंग वेक्टर है, हमें समझ में आ गया है। उसके अलावा बैक्टीरियोफेजेज़, बैक्टीरियोफेजेज़ क्या है? वायरसेज़ जो कि बैक्टीरिया को करें इन्फेक्ट। तो अगर इसके अंदर हमारा जीन हम डाल देंगे, तो आपको पता होगा वायरस की ये इन्हेरेंट नेचर है कि वो जाके अपने जीनोम को बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा, राइट? इंटीग्रेट करेगा ताकि वायरस की मशीनरी टेक ओवर कर सके बैक्टीरिया की मशीनरी भी और खुद को प्रोड्यूस कर पाए। अब हम वायरस को सबसे पहले क्या करेंगे? अ, डिसआर्म यानी कि वायरस के हार्मफुल जीन को निकाल देंगे और उसकी जगह हमारे जो रिक्वायर्ड जीन्स है उनको इंसर्ट कर देंगे। अब वायरस जाके सेम मशीनरी तो कैरी कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ओन जीनोम इनटू बैक्टीरियाज़ जीनोम। तो ये हमारे जीन को जाके बैक्टीरिया के जीनोम में इंसर्ट कर देगा। अगेन व्हीकल का काम अच्छे से हो गया। कॉस्मिड्स आपके लेवल पे पता नहीं है कि नहीं, बट ये भी कुछ डीएनए जीनोम ही होता है जहाँ पर कुछ कोस साइट्स प्रेज़ेंट होती हैं। कोस साइट्स क्या करती हैं? इसको ऐसे स्टिकी साइट्स बोला जाता है। वो आपस में स्टिक होकर सर्कुलर स्ट्रैंड्स बना देती हैं एंड इट हेल्प्स इन सेंडिंग द जीन और डीएनए इन अ, इन द होस्ट। तो ये भी एक अच्छे वेक्टर का काम कर लेगा। ऑन द अदर हैंड राइबोसोम्स तो आपकी सेल ऑर्गेनेली है बेटा, राइट? इसका क्या रोल है? इसका तो कोई रोल नहीं है। देखो मेरी स्पेलिंग थोड़ी खराब होती है, मैं लिखूंगी नहीं। सेल ऑर्गेनेलीज है राइबोसोम्स जो कि आपकी प्रोटीन मशीनरी है, एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन करवाता है, तो इसका तो कोई रोल नहीं है। तो ये हो गया आपका 1 सेकंड गाइस, ये हो गया आपका इनकरेक्ट। तो 1, 2 एंड 3 आर द ओनली प्रॉपर क्लोनिंग वेक्टर्स जो कि आपके जीन को जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचा सके होस्ट में। बीटी टॉक्सिन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis इज एक्टिवेटेड इन इंसेक्ट गट बिकेज। तो आपको पता है क्राई नाम का प्रोटीन ये बनाएगा। अब जो क्राई प्रोटीन है वो टॉक्सिन है बट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है जब तक इसको पीएच एल्कलाइन पीएच ना मिल जाए। जैसे ही इसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव टॉक्सिन में और ये जाकर बाइंड कर लेगा एपिथेलियम ऑफ मिड गट ऑफ द इंसेक्ट से और फिर वहां पर करा देगा छोटे छोटे पोरेशंस एपिथेलियम ऑफ मिड गट। एंड पोरेशन से बेटा क्या होगा? पोरेशन से अब बहुत सारा वाटर एपिथेलियम की सेल्स में भर जाएगा इंसेक्ट के और उससे हो जाएंगी उसके एपिथेलियम की सेल्स बर्स्ट। मिडगट बेसिकली बर्स्ट हो जाएगा एंड इंसेक्ट की हो जाएगी डेथ। ठीक है, तो ये आपके बेसिलस थुरिनजेनेसिस में एक्टिवेटेड नहीं होता क्योंकि वहां पर उसको एल्कलाइन पीएच नहीं मिलता, बट मिडगट ऑफ द इंसेक्ट इज हैविंग एल्कलाइन पीएच, वहां जाते ही हो जाता है एक्टिवेटेड, सोलबिलाइज और उससे प्रोटॉक्सिन यानी इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन से एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन बन जाती है। ओके जी, नाउ 33 पे आ गए हैं। एलाइसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज यूज्ड टू डिटेक्ट। दोनों चीजें हम इससे करवा सकते हैं। सबसे पहले एलाइसा में प्लेटिंग हो सकती है एंटीबॉडीज की। कौन सी एंटीबॉडीज? जो कि एंटीजन स्पेसिफिक है। कौन सा एंटीजन? जो हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सैंपल डालेंगे, अगर सैंपल के अंदर एंटीजन इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगा तभी पॉजिटिव टेस्ट आएगा। तो ये एंटीजन को डिटेक्ट कर रहा है जब हमने मोबिलाइज यानी फिक्स एंटीबॉडीज को किया है, एंटीजन डिटेक्शन। ऑन द अदर हैंड सेम चीज हम कर सकते हैं जब हम मोबिलाइज कर दें एंटीजन को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एचआईवी, तो एचआईवी के एंटीजन को हम क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे प्लेट पे। या फिर कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत इजी सा। लेट्स से आपका कोविड है ना, कोविड हुआ था रिसेंटली। तो कोविड के टाइम पे आपको पता होगा कि हम जैसे ही अगर एंटीबॉडीज बन जाए ब्लड में तो वो किल करना शुरू कर देंगे एंटीजन को, कोविड के वायरस को, बाय बाइंडिंग टू इट। तो बाइंड होना पहले जरूरी है, राइट? तो अगर हमने यहाँ पर जो कोविड वायरस है एंटीजन उसका इमोबिलाइज कर दिया है प्लेट पे और अब ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, जो भी सैंपल है पेशेंट का, उसको हमने पोर किया है। तो अगर
एक्टिवेट हो रखा है उस इंसान का इम्यून सिस्टम टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एंटीजन। वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट तभी होगा ना जब उस इंसान के अंदर ऑलरेडी एंटीजन प्रेजेंट हो उसका। विदाउट एंटीजन एक्सपोजर किसी भी इंसान की बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगी, उसके लिए एंटीजन सॉरी एंटीबॉडीज बनाएगा नहीं। तो एंटीबॉडीज बॉडी में प्रेजेंट होंगी ही तब जब वायरस या फिर बैक्टीरियल जिसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो। तो हम इन्फेक्शियस एंटीजन को करेंगे प्लेट पर फिक्स, और एंटीबॉडीज अगर सैंपल में प्रेजेंट है तब हमें आ जाएगा पॉजिटिव टेस्ट। उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इंसान को ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर हमने क्या डिटेक्ट किया? एंटीबॉडी डिटेक्ट करी। तो चाहे हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करें, चाहे हम एंटीजन प्रेजेंट डिटेक्ट करें, ये हमें क्या सिग्नल दे रहा है कि दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन इज प्रेजेंट इन दैट पर्सन्स बॉडी। एंटीजन है तभी तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं, राइट? तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी दोनों को टेस्ट कर सकता है ये सैंपल के अंदर। ओके जी। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस, राइट? गोल्डन राइस हम बोलते हैं इट इज हाई इन न्यूट्रिएंट बिकॉज इसमें विटामिन ए ज़्यादा है। अब विटामिन ए ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने इसमें कैरोटीन 1 सेकंड बीटा कैरोटीन के जीन डाले हैं। अब बीटा कैरोटीन से आप सोच रहे होंगे मैम हमारे विटामिन ए का क्या मतलब? तो बीटा कैरोटीन एक प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए है। मतलब बीटा कैरोटीन बॉडी में बनेगा, उसी से फिर विटामिन ए बाद में बनेगा। तो हमने इस चीज़ का जीन अगर सॉरी गोल्डन राइस में डाल दिया, आप गोल्डन राइस कंज़्यूम करेंगे, आपकी बॉडी में बीटा कैरोटीन आ गया। अब उससे आराम से विटामिन ए बन जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, इसका अच्छे से सप्लाई आपकी बॉडी में हो रहा है। तो बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर टू विटामिन ए का जीन डाला गया था गोल्डन राइस में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रेजेंट इन स्टैनली मिलर्स एक्सपेरिमेंटेशन? तो इसके लिए एक बहुत बहुत इजी ट्रिक याद रखनी है, एक सिंपल लाइन ऑफ एनसीईआरटी है कि आपका जो प्रिमिटिव अर्थ था जिस टाइम एक्टिव एवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक केमिस्ट्री आती हो तो आपको पता होगा रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन अटैच कर देना किसी भी मॉलिक्यूल के साथ एंड या फिर ऑक्सीजन हटा लेना। अब अगर फ्री ऑक्सीजन नहीं बन पा रहा है तभी तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होगा, यानी कि ऑक्सीजन उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन जब बिल्कुल ही केमिकल एवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम मीथेन थी, हाँ जी, अमोनिया भी था, हाइड्रोजन भी था। हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा था? जब यूवी लाइट्स आपके वाटर के ऊपर गिर रही थी, तब वो ब्रेक डाउन कर रहा था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ तुरंत कंबाइन कर दे रहा था। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट था या फिर उड़ जा रहा था बाहर, राइट? तो यस, हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं कि था थोड़ा बहुत। 1, 2, 3 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 35 का 1, 2, 3 ले लेते हैं। चलिए। 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात चल रही है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मैं आपको समझाती हूँ क्या है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब कि डिफरेंट एंसेस्ट्रल स्टॉक, ये कोई डिफरेंट एंसेस्टर है, मैमल का एंसेस्टर हो सकता है, ये कोई डिफरेंट एंसेस्टर है यानी बर्ड्स के एंसेस्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों स्पीशीज आए हैं एक नए हैबिटेट पे, और इस हैबिटेट में लेट्स से रिक्वायरमेंट है उड़ने की, राइट? एरियल। तो यहाँ पर अब उड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप करने होंगे। तो जो मैमल है उसको भी उड़ने के लिए स्ट्रक्चर्स डेवलप करने होंगे, बर्ड को भी डेवलप करने होंगे, तभी वो अडैप्ट होगा, तभी वो नेचुरली सेलेक्ट होगा, तभी वो स्पीशीज बन पाए, राइट? स्पीसिएशन तभी होता है जब दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक वाज चोजन, नेचुरली सेलेक्टेड। तो यहाँ पर डिफरेंट एंसेस्टर स्टॉक कन्वर्ज हो रहे हैं एक तरफ, ताकि सेम फंक्शन करा जा सके जो कि है उड़ना बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये हो गया आपका एनालॉगी का एग्जांपल, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो आपको एनालोगस ऑर्गन्स को पहचानना है। ऑन द अदर हैंड जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है उसमें सेम एंसेस्टर्स क्या कर रहे हैं, जैसे मैमल्स एक तरफ दौड़ने के लिए चीता अपने फोर लिम्स डेवलप कर रहा है, दूसरी तरफ बैट्स आपके उड़ने के लिए फोर लिम्स को विंग लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप कर रहा है, डॉल्फिन्स तैरने के लिए अपने फ्लिपर्स वगैरह डेवलप कर रही हैं, ठीक है? तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, ये हम बोल सकते हैं एनालोगस का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, बर्ड एक हमारा मैमल है। तो यहाँ पर एक चीज़ सॉरी, बर्ड मैमल नहीं है, बर्ड हमारा एक वर्टिब्रेट है, राइट? तो बर्ड एक वर्टिब्रेट हो गया हमारा, बटरफ्लाई हमारा एक इंसेक्ट हो गए। तो यहाँ पर डिफरेंट एंसेस्ट्रल स्टॉक है, बट दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे हैं? फ्लाइंग। तो सेम फंक्शन हो गया एनालोगस ऑर्गन, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी। फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स एंड फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, ये भी करेक्ट होगा क्योंकि व्हेल क्या है, हमारी मैमल है, बर्ड हमारी यहाँ पर क्या हो गई, पेंगुइन। डिफरेंट एंसेस्टर्स बट सेम फंक्शन कर रहे हैं, अगेन कौन सा? स्विमिंग। फोर लिम्स ऑफ हॉर्स एंड बैट,
फोर लिम्स ऑफ horse क्या करते हैं? दौड़ने में मदद करते हैं, बैट ऑन द अदर फ्लाइंग में मदद करते हैं। ये हमारा जो दूसरा मैंने चीज़ बताया डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और होमोलोगस ऑर्गन्स उसका एग्जांपल है व्हिच इज़ क्वाइट ऑपोजिट। तो यहाँ पर आंसर आपका आना चाहिए बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट वन्स। ओके? बी एंड सी आर द करेक्ट वन्स। Moving on to the next one. 37. Hardy-Weinberg equilibrium is disturbed by which of the following? Hardy-Weinberg के बारे में 2-3 चीज़ें हम याद करते हैं कि एक कांस्टेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसके अंदर रैंडम मेटिंग हो रही है। दूसरी चीज़ किसी तरह का जीन इधर-उधर एलील्स इधर-उधर मूव नहीं करने चाहिए। यानी कि म्यूटेशन नहीं हो सकती, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, जीन फ्लो नहीं हो सकता, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो सकता है। उसके अलावा आपकी नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो सकती है, राइट? तो अगर ये सब हुआ तो हार्डी विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो हो जाएगा डिस्टर्ब यानी कि जो जीन्स की एलील्स की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी वो हो जाएगी चेंज राइट दैट इज हार्डी विनबर्ग एंड हमें याद होना चाहिए कि ये सब 5 चीजें जो मैंने आपको बताई जब ये होती हैं तभी एवोल्यूशन होता है यानी कि हार्डी विनबर्ग की जो कैलकुलेशंस होंगी उससे जितनी डेविएशन होगी जितना हम दूर जाएंगे जितना उसके अंदर चेंज आएगा वो हमें नेचर ऑफ एवोल्यूशन बताएगी कितनी एवोल्यूशन हुई है ठीक है तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अ डिस्टर्ब मतलब हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम जितना डिस्टर्ब होगा उतना ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है तो इसको डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? वो वाले फैक्टर्स जो कि एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हों। तो लार्ज पॉपुलेशन से तो हमारा कोई लेना-देना नहीं है। रैंडम मेटिंग सपोर्ट करती है हार्डी-वेनबर्ग को ना कि डिस्टर्ब। क्योंकि अगर रैंडम मेटिंग ना हो, प्रेफरेंशियल मेटिंग हो, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एलील्स को ज़्यादा मौका मिल रहा है मेटिंग का इन कंपैरिजन टू अदर, तो उस एलील की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगेन यहाँ पर हार्डी-वेनबर्ग का लॉ सपोर्ट नहीं होगा। जीन फ्लो इज़ करेक्ट क्योंकि जीन फ्लो यानी कि माइग्रेशन की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से जब कोई पर्टिकुलर एलील लेट्स से इस वाली पॉपुलेशन में जीन पूल में हमारे पास ये एलील्स हैं, तो जब ये पर्टिकुलर एलील यहाँ से मूव कर जाएगा, तो अब यहाँ पर ए जो है ये वाला यही बचेगा यानी कि हेटेरोज़ाइगस यानी कि रिसेसिव ए जो हमारा एलील था उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई कम। फ्रीक्वेंसी चेंज मतलब हार्डी-वेनबर्ग डिस्टर्ब्ड ओके? तो ये हो गया नो म्यूटेशन। नो म्यूटेशन सपोर्ट करता है हार्डी-वेनबर्ग को ना कि डिस्टर्ब। तो ये तो हो गया सपोर्ट में तो इनकरेक्ट, ये भी हो गया सपोर्ट में तो ये भी करेक्ट। लार्ज पॉपुलेशन साइज़ भी सपोर्ट में ही है तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। आंसर शुड बी जीन फ्लो क्योंकि जीन फ्लो से क्या होगा? चेंज इन allelic frequency वही डिस्टर्बेंस है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का 38 पे आ जाते हैं assertion is humans and chimpanzee they share about 90% DNA similarity that is correct right on the other hand I need to remind you कि chimpanzees हमारे ancestors नहीं हैं let's say this is ancestors of both chimpanzees and us यानी कि humans यानी कि चिंपैंजी और हमारे बीच में एक कॉमन एंसेस्टर था ऐसा नहीं है कि चिंपैंजी से ह्यूमंस बने हों। ह्यूमंस का एवोल्यूशन चिंपैंजी से नहीं हुआ है, ठीक है? तो रीज़न में जो लिखा हुआ है दिस प्रूव्स ह्यूमंस इवॉल्व्ड डायरेक्टली फ्रॉम चिंपैंजी इज़ इनकरेक्ट। सो असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, ओके? 38 क्वेश्चन का आंसर हो गया है सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके? मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच ऑर्गेनेलीज़ आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है सबसे पहले मैं बताती हूँ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज़ द पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ एनी सेल यानी कि न्यूक्लियस में आरएनए बनता है आरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनती है उन प्रोटीन्स की पैकिंग और फिर वेसिकल से इधर उधर भेजना क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है तो इसके अंदर आपका गोल्जी अपैरेटस आ गया इसके अंदर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया इसके अंदर आपके जितने भी वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स बन रहे हैं वो सब आ गए अब लाइसोसोम भी तो बेटा एक वैक्यूअल या फिर वेसिकल ही है ना, वेसिकल कंटेनिंग नॉट वैक्यूअल, वेसिकल कंटेनिंग आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कंप्लीटली ऑटोनोमस बॉडी है जिसका खुद का राइबोसोम्स होते हैं, जिसके खुद के सेपरेट टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। खुद का जे जेनेटिक मटीरियल माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। रेस्ट तीनों के तीनों पार्ट हैं। तो 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन फॉर 39। 40 पे आ जाते हैं व्हिच बॉन्ड कनेक्ट्स अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हो रही है यानी कि अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड जब बहुत सारे बीड्स की स्ट्रिंग की तरह अटैच होकर चेन बनाते हैं तब हम इसको बोलते हैं प्रोटीन राइट तो यहाँ पर ये जो बीच में बॉन्ड बनता है इसका नाम है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड वाटर के लॉस से होता है जब H2O निकाला जाएगा तब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ओके किसके बीच में बनता है COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ वन सेकेंड मैं आपको प्रॉपर समझाई देती हूँ
अमाइनो ग्रुप ऑफ द सेकेंड अमाइनो एसिड। यहाँ से आपका OH, यहाँ से H2O रिलीज, फ्री वैलेंसीज आ गई हैं, तो यहाँ पर CONH, ये है एक पेप्टाइड बॉन्ड। Peptide bond is the correct answer. Option C. Okay. Moving on to the question number 41. A cell in G2 phase has 8 chromosomes. How many chromatids does it have? तो मैंने आपको बता दिया G2 phase में रेप्लिकेशन बेटा हो जाती है। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम की जो कॉपीज हैं, मतलब डीएनए की जो कॉपी है एक क्रोमोसोम के अंदर दो दो हो जाती हैं, क्योंकि क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, राइट, सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। यानी कि एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड होंगे। अब बस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16। ऑप्शन बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स एक्ट एज कोएंजाइम? कोएंजाइम यानी एंजाइम के साथ एसोसिएट होकर एंजाइम की एक्टिविटी पॉसिबल कराना, ये होता है कोएंजाइम, आपके बायोमोलिक्यूल्स है, राइट। नाउ मैं आपको एक चीज बताती हूँ, विटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल हों वो आपकी कोएंजाइम की तरह बिहेव कर सकती हैं। ऑन द अदर हैंड फैट सॉल्युबल जो आपकी विटामिन है वो आपकी कभी भी कोएंजाइम नहीं बनेंगी, इनके अदर फंक्शंस, अदर रोल्स होंगे। अब फैट सोल्यूबल विटामिन्स कैसे याद रखनी है मैम? तो कीड़ा एक आपका निमोनिक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए आर फैट सोल्यूबल। ऑन द अदर हैंड अब बच क्या गया? विटामिन बी बच गया, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स सच एज विटामिन बी 1, 2, 3, 6 एंड 12, सारे के सारे विटामिन्स क्या हैं? कोएंजाइम की तरह रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब 1, 2, 3 एंड 6 एंड 12। ओके। 43 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म शोज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो यहाँ पर आपका यूग्लिना करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं बताती हूँ क्यों। अगर यहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट है तब इसके पास आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसके पास पिगमेंट है। ऑन द अदर हैंड जब सनलाइट नॉट अवेलेबल ना हो तो ऐसा नहीं है कि आपका यूग्लिना मर जाएगा। यूग्लिना ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करना शुरू कर देगा, ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू कर देगा, जिसको हम बेटा बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और इसी वजह से क्योंकि यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक बोथ शो कर पाता है, हम इसको एक कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हैं। कनेक्टिंग लिंक इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। Euglena is the correct answer. Question number 44. Which are correct about Deuteromycetes? Deuteromycetes आपको याद होना चाहिए इस पॉइंट पे, imperfect fungi। अब हम इससे बहुत कुछ चीजें याद करने की कोशिश करेंगे। imperfect fungi बेटा इसका नाम क्यों था? क्योंकि इसकी सेक्सुअल स्टेजेस अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। एनसीईआरटी में प्रॉपर लाइन है, जैसे ही किसी फंजाई जो ड्यूट्रोमाइसिटीज में बिलोंग कर रही है उसकी सेक्सुअल स्टेज हम डिस्कवर करते हैं, उसको हम किसी और ग्रुप में मूव कर देते हैं, राइट। तो इसका मतलब है इसका रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मेथड से होगा। और वो एसेक्सुअल मेथड क्या है? आई होप आपको ऐसे याद हो, ऐसे कोनिडो फोर्स बन रहे थे। कौन कौन शेप के? वन सेकेंड। कौन कौन शेप के ऐसे कोनिडो फोर्स बन रहे थे एंड उनसे छोटे छोटे एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडियाज निकल रहे थे। कोनिडिया विच इज अ एसेक्सुअल स्पोर, उससे ही इसका रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्टेजेस ही नोन है। अगर सेक्सुअल स्टेज मिलती है किसी फंजाई की तो वो ड्यूट्रोमाइसिटीज में बचती ही नहीं है। अब क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होता, इसी वजह से हम इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते थे। तो आल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई, रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया। ऑल्टरनेरिया इज एन एग्जांपल, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल्टरनेरिया एक एग्जांपल है, ट्राइकोडर्मा एक एग्जांपल है, कोलिटो ट्राइकम भी एक एग्जांपल है। सेक्सुअल स्टेज हैज बीन डिस्कवर्ड, दैट इज इनकरेक्ट। जैसे ही सेक्सुअल स्टेज मिलेगी उसको हम ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखेंगे ही नहीं। ओके। तो ओनली द फोर्थ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओवर हियर, 1, 2, 3 आर करेक्ट। Option A is the correct answer. 45. Viroids differ from viruses in that they have. तो अगर हम वायरस की बात करें तो बेटा वायरस के पास दो चीजें होती हैं। एक तो इसके पास होगा इसका जीनोम, आरएनए हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, कुछ भी हो सकता है। प्लस इसके पास होता है एक कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड इज अ प्रोटीनेशियस कोटिंग, प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड भी इसके पास प्रेजेंट होगा। ओके जी। ऑन द अदर हैंड वायरोइड क्या है? वायरोइड्स आपके इन्फेक्शियस सिर्फ और सिर्फ जीनोम है, यानी कि नेकेड जीनोम, नेकेड आरएनए और डीएनए जो कि इन्फेक्शियस है, मतलब कि इन्फेक्शन कर सकता है। ओके। नेकेड यानी कि नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन कोटिंग कैप्सिड कवरिंग बाहर प्रेजेंट इसके नहीं होगा।
हैव प्रोटीन कोट बट नो न्यूक्लिक एसिड। वायरोइड्स कैसे डिफर करते हैं फिर? दे हैव न्यूक्लिक एसिड बट नो प्रोटीन कोट। बाकी सब इनकरेक्ट। ओके, 45 का क्या हो गया? ऑप्शन बी। मूविंग टू द 46, व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय कोलोस्ट्रम? कोलोस्ट्रम किस टाइप की इम्यूनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा? तो आपको पता है कोलोस्ट्रम में आईजीए नाम की एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मतलब मदर के इम्यून सिस्टम ने बनाया है उनको। यहाँ पर कोई भी पार्टिकल जाके बेबी यानी इन्फेंट के जो इम्यून सिस्टम उसको ट्रिगर करके वहां से एंटीबॉडीज नहीं बनवा रहा है। ओके जी, तो इस टाइप के आपको याद होना चाहिए, इस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब आपको बना बनाया सामान यहाँ पर मिल रहा है। पैसिव फीडिंग जिसको हम बोलते हैं। ऑन द अदर एक्टिव मतलब मैं आपको ट्रिगर करती हूँ कि चलो पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। पैसिव मतलब मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करके सब कुछ दे रही हूँ ऑलरेडी, ओके? तो इधर मदर एंटीबॉडीज़ बनाकर बेबी को फीड करा रही है, दैट इज़ अ पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी। क्या ये एक मैन मेड प्रोसेस है? बिल्कुल भी नहीं। मैन मेड प्रोसेस क्या होते हैं? वैक्सिनेशंस होते हैं, एंटीडोट्स होते हैं। ये एक नेचर्स प्रोसेस है, यानी कि नेचर ने इसे बनाया है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बन जाता है बेटा। ओके, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। ओके, 46 का हो गया बी। अब हम देखते हैं 47, प्रोटो ऑन्कोजीन आर। प्रोटो ऑन्कोजीन ट्यूमर करवा देते हैं। तो दो टाइप के जीन हमारी बॉडी में होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। इनके काम करने या ना करने पे कैंसर यानी कि ट्यूमर्स डिपेंड करते हैं। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन काम करना धीरे धीरे कम कर रहा हो तब, और प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि इनएक्टिव है वो किसी भी फैक्टर की वजह से धीरे धीरे एक्टिवेट होते जा रहे हों, तब ट्यूमर या फिर कैंसर बॉडी में होता है। ओके, तो प्रोटो ऑन्कोजीन इनएक्टिव फॉर्म में कुछ जीन्स हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। जब तक वो एक्टिवेट नहीं हो रहे तब तक कोई ट्यूमर फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, बट जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तब बॉडी में ट्यूमर बनने के, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब इनको एक्टिवेट कौन करा रहा है मैम? इनको एक्टिवेट करवाने के पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कार्सिनोजेंस, वायरस इन्फेक्शन। वायरस तो खुद का ऑन्कोजीन भी ले आता है जो एक्टिवेटेड है, वायरस ऑन्कोजीन। तो दैट इज ऑल्सो देयर। ओके, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्रोटो ऑन्कोजीन जीन्स, नॉर्मल जीन्स दैट बिकम ऑन्कोजीन ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन भी अगर हो गई ऑन्कोजीन में तब भी ये एक्टिवेट हो सकता है। म्यूटेशन भी एक फैक्टर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, 47 का बी। 48 पे हम लोग पहुंच गए, लास्ट 3 क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपियोइड्स? ओपियोइड्स के बारे में बेटा मैं जल्दी से आपको एक अच्छी सी चीज बताती हूँ, ठीक है? यहाँ पर ये होते हैं सप्रेसेंट्स, यानी कि सिस्टम को स्लो कर देते हैं। सिडेटिव्स का काम भी करते हैं। सिडेटिव्स मतलब सुलाने, सेडेटिव या फिर पेन किलर का काम भी करते हैं। जो आपके ऑपरेशन के टाइम पे या फिर किसी भी पेनफुल प्रोसेस के टाइम पे पेन किलर दिया जाता है या फिर सेडेटिव्स दिए जाते हैं, वो ओपियोइड्स ही होते हैं बेसिकली। ये क्या करते हैं? सिस्टम को स्लो करते हैं, इस वजह से हम इसको सप्रेसेंट बोलते हैं। ओके, तो मॉर्फिन एक नेचुरल सप्रेसेंट है, ओपियोइड है नेचुरल। हीरोइन उसका एक सिंथेटिक वर्जन है, थोड़ा सा मॉडिफाइड मिथाइलेटेड वर्जन। ओके, अब अगर हम बात करें कोकेन की, तो कोकेन यहाँ पर ओपियोइड नहीं है बेटा। मैं कोकेन के बारे में आपको बताती हूँ क्या है। कोडीन भी एक ओपियोइड ही है, सिस्टम को स्लो करता है। ये आपके कोल्ड सिरप्स में प्रेजेंट होता है, जो कोल्ड होने पे हम दवाई पीते हैं, उससे नींद आती है। तो नींद आती है, उससे आपको याद हो जाएगा कि ये भी एक सप्रेसेंट है, सिस्टम को स्लो करता है, नींद आना शुरू हो जाता है। सिडेशन मतलब नींद लाना ही। ओके, ऑन द अदर हैंड हम कोकेन की बात करें तो कोकेन क्या करता है मैं बताती हूँ आपको। ये डोपामाइन अपटेक को कर देता है इनहिबिट। अब डोपामाइन अपटेक नहीं हो पा रहा है, तो लेट्स से ये एक साइनैप्स है नर्व्स के बीच में। यहाँ पर डोपामाइन का अक्यूमुलेशन हो गया बेटा, बहुत सारा डोपामाइन हो गया, बहुत सारा डोपामाइन। अब डोपामाइन का यहाँ पर क्या काम है? डोपामाइन का काम है आपकी बॉडी का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट कराना। अब ये मुझे चीज़ बताइए, जब आप मोटिवेटेड हों, जब आप खुश हों, जब आप बहुत ज़्यादा कुछ जीत रहे हों या फिर हाई अच्छे मार्क्स आ रहे हों, तो क्या आप स्लो फ़ील करते हैं? क्या आप नींद-नींद फ़ील करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइली एक्टिवेटेड फ़ील करती है, जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलेशन। तो ये क्या हो गया? एक स्टिमुलेंट हो गया। ओके? कोकेन क्या हो गया? एक स्टिमुलेंट हो गया, व्हिच इज़ क्वाइट ऑपोज़िट ऑफ द ओपियोइड्स। तो यहाँ पर हमारे ओपियोइड्स कौन-कौन हो गए बेटा? ओपियोइड्स हो गए मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडीन। 1, 2 एंड 4 ओनली। ऑन द अदर हैंड आपके कोकेन एक स्टिमुलेंट है, ना कि सप्रेसेंट। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए हम। असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। वैक्सीन्स वर्क बाय स्टिमुलेटिंग एक्टिव इम्यूनिटी। ये बात बिल्कुल सही है, राइट? वैक्सीन्स आपका पैसिव इम्यूनिटी नहीं है। वैक्सीन्स के अंदर एंटीबॉडीज नहीं भरे हुए हैं। वैक्सीन एक डिसआर्म्ड या फिर वीकेंड पैथोजन ही है, या फिर एंटीजन किसी पैथोजन का, जो आपकी बॉडी में जाकर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करा देता है। अब जब इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो गया है, तो मेमोरी बन जाती है, राइट? जब आपकी सेल्स, बी सेल्स
फंक्शनल होती हैं तो 2 टाइप की सेल्स बनती हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स उस टाइप के उस पर्टिकुलर टाइम के इन्फेक्शन को बॉडी से निकालने के लिए एंटीबॉडीज़ कोड करती हैं। और जो मेमोरी सेल बनी है, वो फॉर लाइफ बॉडी में रहती है एंड किसी सब्सिक्वेंट या फिर सेकेंडरी एक्सपोज़र विद द सेम एंटीजन, सेम इन्फेक्शियस पार्टिकल होने पे तुरंत यानी कि रैपिड एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। तो यहाँ पर वैक्सीन्स का सेम प्रिंसिपल, सेम मैकेनिज़्म है कि आप एक वीकेंड पैथोजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दो जो कि आपको इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, बट आपके इम्यून सिस्टम में मेमोरी अगेंस्ट दैट एंटीजन या फिर दैट इन्फेक्शन पार्टिकल बना दे रहा है। अब आपको जब एक्चुअली में लाइफ में उस इन्फेक्शियस पार्टिकल से आपका कॉन्टैक्ट होगा, तब आपकी बॉडी स्लोली स्लोली एंटीबॉडी बनाने की जगह मेमोरी से जल्दी एंड एक हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स देगी एंड क्विकली इसको बॉडी से रिमूव कर देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्फेक्शियस पार्टिकल कभी आपकी बॉडी में एंटर किया था। दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ वैक्सीन। तभी वैक्सीन अगर आपने बचपन में किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के लिए ले लिए तो आप लाइफ टाइम उस बीमारी से फिर बच जाते हैं, राइट? तो ये बात सही है। वैक्सीन्स कंटेन, अब मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि पहले ना असर्शन को पूरा देख लेना चाहिए कि असर्शन में जो लिखा हुआ है क्यों हुआ है। फिर आप रीज़न पढ़िए और जो आपने सोचा था अगर वही चीज़ दी हुई है रीज़न में, तभी आपका रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो वैक्सीन्स में क्या है, वीकेंड या फिर किल्ड पैथोजन है या फिर उनके एंटीजन है जो कि एंटीबॉडीज़ बनने के लिए बॉडी में ट्रिगर कर देते हैं। अब ये बात भी बिल्कुल हो गई सही, राइट? इस हिसाब से assertion and reason both are true and reason is a correct explanation of the assertion। 49 का हो गया ए। अब आ जाते हैं हम 50 यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है which sequence correctly represents the flow of a genetic information in HIV। अब HIV में मैं बता देती हूँ आपको, 2 RNA प्रेजेंट होते हैं HIV में, 2 RNA इसका जीनोम है, प्लस इसके पास होते हैं कुछ एंजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है, प्लस इंटीग्रेज नाम का एंजाइम होता है। क्या काम है इनका, मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। ये होस्ट के अंदर जाके हमारी टी सेल्स के अंदर आके सबसे पहले अपने आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए बनाएंगे। जैसे ही डीएनए बनेगा, डीएनए क्यों बनाया है? क्योंकि हमारा जीनोम हमारी टी सेल्स के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है। अब ये वायरस वाला डीएनए हमारे डीएनए के अंदर हो जाएगा इंटीग्रेट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। अब ये कर लेगा हमारी मशीनरी को हाईजैक, हमारे पूरे सिस्टम, हमारे एंजाइम्स को यूटिलाइज करेगा खुद का जीनोम मल्टीप्लाई करने के लिए, खुद के प्रोटीन्स एनकोड करने के लिए, और इसी से ये करेगा नेक्स्ट प्रोजनी का प्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन। अब ये नेक्स्ट प्रोजनी जाके मैक्रोफाजेस को भी इन्फेक्ट कर देती है, वो अलग चीज़ है, आप समझ जाएँगे जब आप इस पर्टिकुलर पाथवे को पढ़ेंगे एचआईवी इन्फेक्शन को, राइट? वहाँ पे भी जाके ये सेम चीज़ करती है। तो यहाँ पर क्या पाथवे लिया इसने? इसने मैम ये पाथवे लिया कि आरएनए पहले बनाता है डीएनए, डीएनए फिर यहाँ पर रेप्लिकेट करता है। उसके अलावा प्रोटीन्स बनाने के लिए बेटा पहले एमआरएनए बनना पड़ेगा, राइट? तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए से आरएनए भी तो बनना पड़ा है और फिर आरएनए से ही तो प्रोटीन बनी है, राइट? तो जल्दी से देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होना चाहिए। आरएनए, डीएनए, डीएनए से वापस आरएनए एंड प्रोटीन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। इसी के साथ आज के हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं कल जल्दी ही आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर दोबारा आऊँगी। आज की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ओके? उसके अलावा अगेन प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे बताना ये वाला कैसा लगा और आपको और कैसा कंटेंट चाहिए। सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आपको मिल जाए नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन। इसी के साथ आज के सेशन के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।